हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिसिटी ऑफ एसिड, वो तरीका जिससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वो इसकी बेसिसिटी को बताता है, आपके एसिड्स की बेसिसिटी को बताता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हमने ट्राई तक तो बात कर लिया, पर क्या 4 बेसिसिटी वाला भी कोई एलिमेंट है? तो यस, जो आपके टेक्स्ट बुक में एक चीज़ डिस्कस की है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आज की वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हो। तो चलिए मूव करते हैं इसको। तो देखो, सिलिसिक एसिड जो होता है दैट इज H4SiO4, इसकी जो बेसिसिटी होती है वो होती है 4। अब क्यों 4 होती है? तो यहाँ पे देखो, जो इसमें आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है दैट इज 4। क्या है? सिलिसिक एसिड। ठीक है, तो याद रखना है इसका नाम दैट इज H4SiO4। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमें डिस्कस करना है कि आखिर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपसे हमेशा कहा जाता है कि आप अपनी पढ़ाई को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर किया करो, तो वैसे जो कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड्स का मतलब ये होता है कि उसमें जो अमाउंट ऑफ एसिड जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा मात्रा में है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं और इसको मेक श्योर करना कि आप अपने नोट्स में नोट डाउन भी करते रहो। सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड मीन्स द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन बस यही आपको बताता है कि जो आपका एसिड है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो कितना है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? आगे मूव करते हैं। एन एसिड विच कंटेन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज योर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब जो हम किसी भी एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड कब कहेंगे? तो तब कहेंगे जब उसमें जो अमाउंट ऑफ एसिड के रिस्पेक्ट में जो पानी उसमें होगा वो बहुत ही क्या होगा? कम होगा, या फिर कुछ भी नहीं, यानी नो वाटर होगा। तो वैसे एसिड्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। तो ये एसिड वीक का भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग का भी हो सकता है। ठीक है, तो बस कहना है कि इसमें वाटर की क्वांटिटी जो होगी वो बहुत ही कम होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा, अगर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तब उसे क्या कहेंगे? तो वैसे सोल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। वैसे एसिड्स को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो क्या हो गया? एन एसिड्स विच कंटेन फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन इट्स ओन मास इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। ठीक है, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये टर्म्स आप बार बार यूज करते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा अगर उसका सोल्यूशन अगर हम डाइल्यूट बनाते हैं तब भी, while weak acid will remain weak even if the solution is concentrated। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन बनाए तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक डाइल्यूट? हम क्या कर रहे हैं? पानी तो एक्सेस कर रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, अब जब डाइल्यूट हो रहा है तो जो वो एक्वस सोल्यूशन बना रहा है तो उसमें जो हाइड्रोनियम आयन जो एसिड है उसका जो H है वो तुरंत बहुत ही तेज़ी से क्या करता है? वाटर से रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका डाइल्यूट सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। बात करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड तो वो एसिड होते हैं जिनमें क्या है? हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं? कम बनते हैं। दूसरी बात, आयंस के अलावा उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में बात भी की है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन भी बना लेते हैं, यानी कि इसमें पानी हम बिल्कुल नेग्लिजिबल रखते हैं या फिर बहुत थोड़ा रखते हैं, तब भी जो इनकी टेंडेंसी होती है हाइड्रोनियम आयन को निकालने की वो क्या होती है? कम होती है। इसीलिए वीक एसिड के जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं वो भी क्या होते हैं? वीक होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो, ये पिक्चर बहुत ही अच्छे से इसको डिफाइन कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जो टेंडेंसी होती है एक्वस सोल्यूशन में, तो वो हाइड्रोनियम आयन, देखो ये ग्रीन कलर का जो है डॉट, ये आपको बता रहा है कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा बनता है। और वेल वी टॉक अबाउट द वीक एसिड, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कम बनता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पूछा जाता है आपसे कि एसिड में पानी डालना चाहिए, पानी में एसिड।
ठीक है। अच्छा, अगर हमने पानी में एसिड डाल दिया, एसिड में पानी डाल दिया, तो ऐसा क्या हो जा रहा है कि लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि एसिड में पानी डालना चाहिए कि पानी में एसिड। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। क्या है वो इम्पॉर्टेंट बात? तो याद रखना, कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता है। क्या कहा हमने कि एसिड में डायरेक्ट वाटर कभी भी नहीं डाला जाता, इट्स नेवर, ठीक है। कभी भी आप ये काम नहीं करोगे कि आपने एसिड में वाटर ऐड किया, तो ये बहुत ही क्या होता है, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो क्यों हो सकता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम डाइल्यूशन का प्रोसेस करते हैं, इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड, pour acid into water in a small amount and stir constantly, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, पानी में एसिड डालते हैं। कैसे डालते हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं और वी कंटिन्यूसली स्टिर। तो यहाँ पे देखो स्टिरर लगा हुआ है, उससे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उसको हिलाते रहते हैं ताकि जो भी हम एसिड डाल रहे हैं पानी में वो इवनली पूरे वाटर में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो याद रखना, कभी भी एसिड में पानी नहीं डालते, बल्कि पानी में हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब इसका रीज़न भी समझ लेते हैं कि मैम आपने बता तो दिया, पर इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। क्या है? वाटर इज़ नॉट एडेड टू एसिड एज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है निकलना, ठीक है। एग्जिट, एक्सो का मतलब होता है निकलना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी हीट है वो निकलती है, ठीक है। हीट क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है, हीट निकलती है। तो यानी कि जब अगर आप एसिड में पानी डालोगे तो ये कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। तुरंत आपका बीकर जो होगा वो क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, क्योंकि वहाँ से हीट निकल रही है। एंड इन दिस प्रोसेस, इफ दिस प्रोसेस इज सो मच heat is produced that splashing of acid solution may occur. Also the container may break which can fatal to a person. अगर ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू किया तो ये भी हो सकता है कि जो ग्लास है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और वहाँ पे क्या हो जाए, स्प्लैशिंग हो जाए, ठीक है, छिड़काव हो जाए। तो इसीलिए ये बात हमेशा याद रखना कि एसिड्स में कभी आप पानी नहीं डालोगे, तो ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। एक्सप्लोजन भी हो सकता है, इतनी ज़्यादा हीट निकलेगी डिपेंडिंग अपॉन द एसिड्स विच आर यू आर कैरिंग, ठीक है। तो बी कॉशियस, आप जब भी लैब वगैरह में जाते हो तो एसिड्स के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है, और ये बात ध्यान देना जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। आई होप बच्चे आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि अभी हमने बात किया कि जो कंसंट्रेशन होता है वो ये डिसाइड नहीं करता है कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसंट्रेशन कभी नहीं डिसाइड करता है कि आपका एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। बस ये बताता है कि वो जो एसिड का सोल्यूशन बना है उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब ये क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयनाइज का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ रखा है। तो आयनाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके पास कंपाउंड है वो अपने आयंस में टूट रहा है, यानी रेस्पेक्टिव कैटायन एनायंस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, उसके साथ साथ कितना हाइड्रोनियम आयन वहाँ से रिलीज हो रहा है वो बताता है कि कोई भी एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो है आपका ये, दैट इज अगर आपने एसिड लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक एसिड लिया, ठीक है, HCl लिया, ठीक है, HCl लिया। अब मैंने देखा, जब मैंने इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया तो मैंने ये देखा कि जो ये इसके नंबर ऑफ एसिड्स मॉलिक्यूल आयनाइज्ड, ठीक है, कितने इसने हाइड्रोनियम आयन फॉर्म किए, वही तो इसका होगा ना कि नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आयनाइज होगा, या फिर कह सकते हो कि कितने H+ आयन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। तो HCl में देखा गया कि अगर मैंने 100 HCl लिया तो उसके पूरे 100 के 100 जो है वो H+ और Cl- में टूट रहे हैं, यानी 100 H+ और Cl भी आपका 100 है, यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि आपके 100 क्या बन गए, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन गए।
फिर टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आपने कितना लिया, टोटल आपने कितना लिया था 100 लिया था, और उसका परसेंटेज यानी तो जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा 100, यानी कि 100% यानी कि पूरा ये आयनाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है वो आपका वीक एसिड है, ये बात हमने पिछले टर्म्स पे भी डिस्कस किया था, दैट इज CH3COOH, यही तो होता है एसिटिक एसिड, चाउमीन वाला विनेगर में जो विनेगर जो होता है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए आपके एसिटिक एसिड का, तो इसमें नियर अबाउट बहुत ही कम क्या होता है आपके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 27 मान लेते हैं। ठीक है, 27 मान लो, ये 20 मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डिसोशिएट हो रहे हैं। ठीक है, टूट रहे हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही सोल्यूशन में घूम रहे हैं। तो इसका अगर आप डिग्री ऑफ डिसोशिएशन निकालोगे तो वो कम आएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, कम है। अब देखो केमिस्ट्री में आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इफ़ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड इज ग्रेटर देन 30%, अगर 30% से ज़्यादा होगा तो उसको हम स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रखेंगे, उससे कम होगा तो हम कहेंगे कि नहीं ये वीक है। ठीक है, कमज़ोर बच्चा, जैसे आपके पासिंग मार्क्स होते हैं ना 33, ठीक है 33 आपको लाना है। ठीक है, तो उसमें वीक स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जाता, पास फेल की बात होती थी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 30% जो है वो क्राइटेरिया बेंचमार्क सेट कर रहा है कि उससे ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग हम कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, और उससे कम है तो उसको वीक एसिड या वीक बेस कहेंगे। ठीक है, आई होप ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इतनी कहानी हमने एसिड्स के बारे में वी हैव डिस्कस, बट व्हाट अबाउट देयर प्रिपरेशन, हम कैसे उनको प्रिपेयर करेंगे, तो लेट्स चेक आउट दैट। सो यस स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन के तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एसिड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो 2 तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, एसिड की सिंथेसिस करते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, और इसे कहते हैं सिंथेसिस। ठीक है, तो ये तरीका है पहला जो है वो क्या, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि डायरेक्ट आपके रिएक्टेंट क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, और आपका सिंपल सा इक्वेशन है जो उसको आपको ध्यान देना है, दैट इज हाइड्रोजन गैस लिया, क्लोरीन गैस लिया, और आपका यहाँ पे बन गया क्या, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्बाइन हो रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही अभी हमने क्लोरीन का लिया, दूसरा ब्रोमीन के साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा 2HBr, यानी कि क्या हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, हाइड्रोजन और सल्फर। जब हम हाइड्रोजन और सल्फर को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो गैस निकल के आती है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसका स्मेल जो होता है वो रॉटन एग की तरह होता है, बहुत ही बुरा स्मेल करता है। अगर आप अपने स्कूल के केमिस्ट्री लैब के आसपास से निकलोगे तो आप अपने सीनियर्स को देखते होगे कि वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ से एक बहुत ही फाउल स्मेल निकल के आती है। ठीक है, वहाँ पे वो यही हाइड्रोजन गैस जो उनका एक प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे वो इसको यूज़ करते हैं, तो वो गंदी सी स्मेल जो आती है वो इसी की होती है, या फिर गटर में से जो स्मेल आती है वो क्या होती है, आपके हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। तो कैसे बनता है ये आपने समझ लिया, हमने डिस्कस किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड कैसे बनता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनता है। तो ये क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, लाइक मैंने आपको बता दिया कि रिएक्टेंट डायरेक्टली कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सिंपल इक्वेशन थे, बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, बैलेंस करना भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकेंड तरीका, सेकेंड वे ऑफ प्रिपेयरिंग एसिड। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग एसिडिक ऑक्साइड और एसिड एनहाइड्राइड इन वाटर। नाउ एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं, तो जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो आपके बनते हैं नॉन मेटल के। ठीक है, अगेन चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 में ये बताया गया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक का नेचर का होता है। और जब बात करें मेटल की, तो मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पे एसिड बनाना है, किसके थ्रू बनाएंगे हम, एसिडिक ऑक्साइड। तो जो एसिडिक ऑक्साइड है उनका एक दूसरा नाम जो आपको याद रखना है दैट इज एसिड एनहाइड्राइड्स। क्या नाम याद रखोगे, एसिड एनहाइड्राइड। बोथ द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक ऑक्साइड इक्वल टू योर
एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, दोनों नाम याद रखना है। तो एसिड कैसे बनता है, तो इनका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, पानी के साथ। तो पानी के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। सिंपल रिएक्शन है, देखो क्या हो रहा है, H2CO3 डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है कार्बोनिक एसिड। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड बनता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। सल्फ्यूरस मतलब एक ऑक्सीजन कम, यहाँ पे क्या है, H2SO3। दूसरा क्या है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। फॉस्फोरस भी क्या है, नॉन मेटल, और उसका ऑक्साइड कैसा होगा, एसिड नेचर का होगा, ठीक है। तो ये वाटर से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज H3PO4। क्या बनाएगा, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, ठीक है। तो याद रखना है इन सारे रिएक्शन को। और दूसरी बात कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, ये आपके एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, याद रखना है, ठीक है। ऐसे एसिडिक ऑक्साइड तो याद आएगा, पर एसिड एनहाइड्राइड नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा जो है ये है मिक्स्ड एनहाइड्राइड, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्यों मिक्स कहा गया है, क्योंकि ये दो तरह के आपके एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको कहा गया है मिक्स्ड एनहाइड्राइड या डबल, ठीक है। तो क्या करता है ये, जब पानी के साथ आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ये तो दो एसिड निकालता है, एक तो है नाइट्रस एसिड और एक है नाइट्रिक। तो नाइट्रिक तो याद भी हो सकता है आपको, ठीक है, दैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्योंकि कॉमन है, हमारे टंग पे रहता है नाइट्रिक एसिड, HNO3 आप बता दोगे। नाइट्रस एसिड क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन लेस, दैट इज HNO2, ठीक है। तो ये सारे आपके स्टेप्स थे जिसके थ्रू आप एसिड्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा और भी प्रोसेस है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू hit a like button, share it with your friends and subscribe to the channel.